कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी और अपनी बेटी की कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर कर रही है। इस औरत का नाम है ली रूनन। ये हम व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करती है कि हम जो कुछ भी विशेज़ मांगते हैं उससे हमारा फ्यूचर का आउटकम्स चेंज हो सकता है। वो जाइंट व्हील्स और मेट्रो ट्रेन का एग्जाम्पल देते हुए समझाती है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस व्हील्स को या ट्रेन को किस तरह से देखते हैं। हम चाहें तो उसे राइट से लेफ़्ट की तरफ देखें या फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ। आज से 6 साल पहले ली रूनन अपने बॉयफ्रेंड डॉम और उसके कज़न युआन के साथ एक गांव गई थी जहां एक धार्मिक गुफा था जिसके अंदर जाना किसी के लिए भी मना था। लेकिन इन तीनों ने उस टनल का दरवाज़ा तोड़ दिया था और उसके अंदर भी गए थे। इन्होंने वहां के रिलीजियस टैबू को नुकसान पहुंचाया था। टनल का दरवाज़ा टूटने के बाद ली रूनन की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो खुद तो टनल के अंदर नहीं गई थी, लेकिन बाकी दोनों के द्वारा टनल के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो ली रूनन ने देख लिया था और उस वीडियो की वजह से ली रूनन एक कर्स का शिकार हो गई थी। इस कर्स का असर उसके करीबी लोगों पर पड़ता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए उसने अपने कार का डैश कैम का एक वीडियो भी प्ले किया जिसमें वो कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी माँ की वहीं मौत हो जाती है। उसके पिता उस कार एक्सीडेंट में सरवाइव तो करते हैं, लेकिन वो तुरंत ही कार से बाहर निकलकर रोड की तरफ चले जाते हैं जहां एक ट्रक से टक्कर लगकर उनकी मौत हो जाती है। उसके माता पिता इस कर्स के शिकार हो जाते हैं। मदद मांगने के इरादे से ली रूनन एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उस वीडियो कैम का फुटेज 2 पुलिस ऑफिसर्स को दिखाती है। बट थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि दोनों पुलिस ऑफिसर खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेते हैं, जिसका मतलब है कि वो वीडियो टेप श्रापित है। जो कोई भी उस वीडियो टेप को देखेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। ली रूनन ये सारे इन्फॉर्मेशंस खुद के लिए शेयर नहीं कर रही है, बल्कि उसकी एक 6 साल की बेटी है जिसको ये श्राप लगा है और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है। ली रूनन अपने वीडियो के माध्यम से एक तस्वीर सभी के साथ शेयर करती है और एक मंत्र भी बताती है जिसका जाप ली रूनन करती है, और साथ ही वो सारे व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट करती है कि सारे लोग उस मंत्र का जाप करें, जिससे बहुत सारे ब्लेसिंग्स उसकी बेटी डूडू को मिलेगा और इस ब्लेसिंग्स की वजह से शायद वो ठीक हो जाए। आज से 6 साल पहले जब ली रूनन प्रेग्नेंट थी, उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही थी। जब उसने अपने बेटी डूडू को जन्म दिया, उस टाइम उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं थी, जिस वजह से उसकी बेटी को फॉस्टर हाउस में भेज दिया गया था। लेकिन आज 6 साल के बाद ली रूनन काफ़ी सही कंडीशन में है और उसे ये परमिशन दे दिया गया है कि वो अपनी बेटी को अपने पास रखे। आज ली रूनन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसको फिर से अपनी बेटी की कस्टडी वापस मिलने वाली है। ली रूनन काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो डिसाइड करती है कि वो इस स्पेशल मोमेंट को वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड करेगी और हम इस पूरी मूवी को ली रूनन द्वारा रिकॉर्ड किए गए फुटेजेस के माध्यम से ही देखते हैं। ली रूनन अपने सोशल वर्कर के साथ उस फॉस्टर हाउस में पहुंचती है जहां फॉस्टर फादर मिंग, जो कि अभी तक उसकी बेटी डूडू की देखभाल कर रहे थे, मिंग उनसे मिलती है। डूडू के फॉस्टर फादर मिंग सही मायनों में एक अच्छे इंसान हैं। उनकी बातों से हमें रियलाइज़ होता है कि उनके और डूडू के बीच एक स्पेशल कनेक्शन है। वो डूडू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि पूरे फॉस्टर हाउस में एक डूडू ही है जो उसे डैड कहकर बुलाती है। सारे फॉर्मेलिटीज़ के बाद ली रूनन अपनी बेटी को अपने घर वापस लेकर आ जाती है। घर आने के बाद ली रूनन अपनी बेटी डूडू के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती है। साथ में पेंटिंग बनाना, खेलना, बातें करना
ताकि उन दोनों के बीच बॉन्ड बन सके। जब रात में ली रोनन अपनी बेटी डूडू के साथ पेंटिंग बना रही होती है, तभी दूसरे रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। ली रोनन अपनी बेटी को वहीं बैठे रहने को कहकर वो दूसरे रूम में चेक करने चली जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि डूडू अचानक सीलिंग की तरफ देखने लगती है, जैसे कि वहाँ कुछ हो। वहीं दूसरी तरफ ली रोनन जो दूसरे कमरे में गई हुई थी चेक करने के लिए, वहाँ एक खिड़की का कांच टूटा हुआ था और एक कॉकरोच टेबल पर पड़ा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि कॉकरोच खिड़की के कांच को तोड़ता हुआ अंदर आया हो। तभी ली रोनन को डूडू की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर डूडू के पास आती है और वो देखती है कि डूडू के आंखों में खून उतर आया था। इससे पहले कि ली रोनन कुछ कर पाती, बहुत सारी अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घर में स्टार्ट हो जाती है। अचानक ही घर के सारे लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं। ली रोनन स्विच के पास पहुंचती है, तभी उसे दिखता है कि घर का मेन दरवाज़ा खुल गया है। वो मेन दरवाज़ा को लॉक करने पहुंचती है, तभी उसे लिफ्ट के पास कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो लिफ्ट के पास जाती है तो एक औरत के जोर से रोने की आवाज़ आने लगती है। ली रोनन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और भाग के अपने कमरे में आ जाती है और डोर को अच्छे से लॉक कर देती है। वो जल्दी से अपनी बेटी डूडू के पास पहुंचती है, ये देखने के लिए कि वो ठीक तो है, लेकिन डूडू अपने बेड पर आराम से सो रही होती है। तभी बाथरूम के अंदर से फ्लश की आवाज़ आती है। ली रोनन भागकर बाथरूम आती है चेक करने के लिए और वहाँ कोई भी नहीं होता है। वो वापस अपनी बेटी के पास पहुँचती है, लेकिन बेड खाली था और वहाँ डूडू नहीं थी। वो डूडू को ढूंढते हुए कमरे से बाहर जाती है और एक दूसरे कमरे में डूडू, जो कि बहुत ही अजीब हालत में नीचे बैठी हुई थी और खुद का ही नाम दोहरा रही थी। फिर अचानक डूडू बहुत ही अजीब तरीके से चलते हुए अपने कमरे की तरफ जाती है और ली रोनन उसके पीछे पीछे जाती है। वो अचानक देखती है कि डूडू एक चादर को अपने ऊपर रखी हुई बहुत ही डरावनी स्थिति में खड़ी है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, डूडू काफ़ी तेज चिल्लाती है। ली रोनन के हाथ से कैमरा छूट जाता है और दूर जाकर गिरता है। वहाँ डोडो के पेंसिल, कलर्स, खिलौने पड़े होते हैं। डोडो के पेंसिल्स और कलर्स मिलकर एक ऐसा शेप बनाए हुए होते हैं जो कि एक सिंबल की तरह दिख रहा होता है और ये वही सिंबल है जिसे हमें ली रोनन ने स्टार्टिंग में एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया था। ये सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ऐसे थे जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम व्यूअर्स को एक फुटेज दिखाई जाती है जो कि 6 साल पुरानी है। इस फुटेज में ली रोनन अपने बॉयफ्रेंड डॉम और उसके कज़न युवान के साथ पहाड़ी पर बसे हुए एक गांव की तरफ जा रहे हैं। इस गांव में उसके बॉयफ्रेंड और उसके कज़न के एंसेस्टर्स बसे हुए हैं। इस गांव में बसा इनका परिवार एक प्राचीन धर्म का पालन करते हैं और अक्सर इस धर्म के लिए कर्मकांड और अलग अलग तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते रहते हैं। इन दोनों लड़कों को भी इस बार एक रिचुअल का पार्ट बनने के लिए बुलाया गया है। तभी इन तीनों को आइडिया आता है क्यों ना ये लोग तीनों इस पूरे इवेंट को रिकॉर्ड करें। इन तीनों का एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्ट्रेंज मर्मर्स, जिसके अंतर्गत ये लोग घोस्ट हंटिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं और पुराने डिसबिलीव्स और अंधविश्वास का पर्दाफाश करते हैं। इन तीनों का प्लान होता है कि ये लोग इस कर्मकांड का हिस्सा बनेंगे और सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे और वहाँ एक टनल है जिसे खोलने की मनाही है, उसके अंदर भी जाकर वीडियो शूट करेंगे। और ये सब कुछ हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि उस दरवाजे को खोलने के बाद क्या हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम डोडो को देखते हैं जो अपने कमरे में है और वो फिर से चीख रही है। उसकी आवाज सुनकर ली रोनन भागते हुए रूम में आती है। डोडो का कहना है कि बैडी सीलिंग पर है और वो नीचे नहीं आ रही है। डोडो कॉन्टिन्यूअसली सीलिंग की तरफ देख रही है
और उसे वहाँ कुछ दिख रहा है जो क्लियरली हम व्यूअर्स और ली रोनन को नहीं दिख रहा है। डोडो को सीलिंग पर जो कुछ भी दिख रहा है, डोडो उसे डांट कर नीचे आने के लिए कह रही है और वो काफी परेशान भी हो रही है। अपनी बेटी को कंफर्टेबल करने के लिए ली रोनन ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो उस बैडी को पकड़कर नीचे ला रही है। इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो उस बैडी को पकड़ती है और रूम से बाहर लेकर जाती है। ठीक उसी समय हम व्यूअर्स और डोडो ये नोटिस करते हैं कि ली रोनन के हाथ के पास से एक शैडो कमरे के अंदर की तरफ भागता है। इसके बाद हमें फिर से एक और पुरानी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें ली रोनन के नोज से ब्लड आ रहा होता है और शायद इस समय उसके पास डोडो की कस्टडी नहीं है क्योंकि हम ली रोनन को अकेला देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डोडो जो शायद अपने फॉस्टर हाउस में है वो हाइड एंड सीक खेल रही है और कैमरामैन जो कि उसके साथ ये गेम खेल रहा होता है, हो सकता है ये उसका फॉस्टर फादर मिंग हो। डोडो हाइड एंड सीक खेलते हुए एक कबर्ड के पास छिपने के लिए जाती है और यहाँ स्लो मोशन में हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जहाँ अलमारी के अंदर से एक क्रीपी सा घोस्टी हैंड बाहर आता है और वो डोडो को टच करने की कोशिश करता है। मुझे यहाँ एक बात ये समझ में नहीं आई कि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट मिंग ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था तो वो इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रहा था जैसा कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और इस फुटेज का ये मतलब है कि ली रोनन को अपनी बेटी की कस्टडी मिलने से पहले ही डोडो की लाइफ में वो कर्स ऑलरेडी आ चुका था। इसके बाद सीन फिर से 6 साल पहले शिफ्ट होता है जहां ये तीनों उस रिचुअल का हिस्सा बन रहे हैं जो गांव के लोग मदर बुद्धा के लिए कर रहे हैं। वो जिस भगवान की पूजा करते हैं उस भगवान को वो लोग मदर बुद्धा कह के बुलाते हैं। इस रिचुअल में इन तीनों के अलावा उनके अंकल, ग्रैंडमा और गांव की एक छोटी लड़की भी मौजूद होती है। ये तीनों नीचे जमीन पर बैठे हैं और एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिख रहे हैं और जब ये अपना नाम लिख रहे होते हैं ठीक उसी टाइम अंकल कुछ अजीब सी चीज को उनके सर के चारों तरफ घुमा रहे होते हैं। एक्चुअली ये तीनों अपना नाम मदर बुद्धा को ऑफर कर रहे होते हैं जिसके बाद इस गांव में रहते हुए ये लोग इस नाम का उपयोग नहीं कर सकते और हर 10 साल के बाद में इनको ये रिचुअल फिर से रिपीट करनी होगी। उस यंग गर्ल ने अपने बाल मदर बुद्धा को ऑफर किए हैं और ये तीनों अपना नाम लिख लेने के बाद उसी हेयर से कागज को रैप करते हैं और एक बॉक्स में डाल देते हैं। वैसे यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया है कि अगर ये तीनों रूल ब्रेक करते हैं या फिर 10 साल के बाद रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनके साथ क्या होगा। उसके बाद वो यंग लड़की उसके पेट पर अपना हाथ रखती है। वो जैसे ही ऐसा करती है वहाँ बैठी हुई वो बूढ़ी औरत कहती है तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की है और मदर बुद्धा को वो काफी पसंद भी आई है और तुम्हें इस लड़की का नाम भी मदर बुद्धा को ऑफर करना चाहिए। ली रोनन के बॉयफ्रेंड डॉम और उसके कजन यूनान को प्रेगनेंसी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ऐसे टाइम में जब उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है वो लोग घोस्ट हंटिंग जैसे डेंजरस काम के लिए इतनी दूर आए हुए हैं, लेकिन ये बात जान लेने के बाद भी उनका प्लान चेंज नहीं होता है। ये तीनों चुपके से कमरे से बाहर निकलते हैं उस फॉरबिडन टनल के पास पहुंचने के लिए। रात के टाइम तीनों उस फॉरबिडन टनल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वही यंग गर्ल जो रिचुअल्स के टाइम उन्हें मिली थी वो उन तीनों को देख लेती है। वो लड़की इन तीनों के पास पहुंचती है और उन्हें ऑफर करती है कि वो एक फन प्लेस जानती है जहां वो उन लोगों को ले जा सकती है, लेकिन वो फिर एक कंडीशन लगाती है कि उस फन प्लेस पर वो सिर्फ ली रोनन को ही अंदर ले जा सकती है। दोनों लड़कों को वहाँ बाहर इंतजार करना पड़ता है। वो यंग गर्ल ली रोनन को लेकर उस कमरे के अंदर चली जाती है। ये कमरा अंदर से काफी वियर्ड दिख रहा था। वहाँ बहुत सारे छोटे बड़े स्टैचूज थे और उन सब का मुंह दीवार की तरफ था। छत पर बहुत सारे मदर बुद्धा के पेंटिंग्स बने हुए थे और सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। तभी वो लड़की एक बॉक्स लेकर ली रोनन के पास पहुँचती है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे मेंढक होते हैं। वो लड़की ली रोनन
के हाथ में थोड़े से बाल पकड़ाती है और कहती है कि तुम इन मेंढकों को ये बाल खिला दो। ली रोनन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो उस लड़की की बात मानकर उस मेंढकों को वो बाल खिला देती है। तभी ली रोनन की नजर उस लड़की के कान पर पड़ती है जो कि कटी हुई थी। उसे पता चलता है कि उसने अपने कान का बलिदान किया था और चढ़ावे के तौर पर मदर बुधा को चढ़ा दिया था। तभी अचानक वहाँ कुछ होता है और सारे स्टैचूज का सर उन दोनों की तरफ घूम जाता है। वो सारे स्टैचू एक टक उन दोनों को घूरने लगते हैं। तभी जल्दी से वो छोटी लड़की ली रोनन का सर नीचे झुका देती है और उन स्टैचूज की नजरों से छुपा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़के जो बाहर इंतजार कर रहे थे वो गांव वालों द्वारा पकड़े जाते हैं। गांव वाले उन पर गुस्सा होते हैं और गांव छोड़कर चले जाने को कहते हैं, लेकिन इन तीनों का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इन लोगों को तो उस फॉरबिडन टनल का वीडियो शूट करना ही था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। हम ली रोनन को उसके ऑफिस में देखते हैं और अचानक ही उसके बैग से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। ये सब देखकर ली रोनन के कोलीग्स काफ़ी घबरा जाते हैं। ली रोनन भी कुछ समझ नहीं पाती है और इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन कर पाती, डोडो के स्कूल से कॉल आने लगता है और इस वजह से वो अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठती है। दूसरी तरफ जब वो डोडो के स्कूल पहुंचती है तो डोडो के टीचर ली रोनन से शिकायत करते हैं कि आजकल डोडो का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो सारा टाइम बस छत की तरफ देखती रहती है और जाने किससे बात करती रहती है। टीचर की ऐसी बात सुनकर रोनन परेशान हो जाती है। डोडो के कमरे में और उसके टॉयज में कैमरा छुपा देती है। अगले दिन रोनन के घर पर कोई एक इंसान आता है और वो रोनन से छत पे रखे बुद्धा की मूर्तियों को हटाने की बात करता है। रोनन डोडो को इंतजार करने के लिए कहती है और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डोडो को कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। वैसे हम दर्शकों को ये आवाजें नहीं सुनाई देती हैं। ये आवाजें जैसे डोडो को इंस्ट्रक्शंस दे रही है और उसे छत पर जाने के लिए कहती है। डोडो उन आवाज़ों की बातें मान लेती है और छत पर चली जाती है। छत पर जाने के बाद वो आवाज़ें डोडो से कहती है कि वो छत से कूद जाए और डोडो वैसा ही करती है और छत से नीचे कूद जाती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डोडो को कुछ भी नहीं होता और थोड़ी देर बाद वो वापस छत पर आ जाती है, लेकिन उसके हाथ में इस बार एक बड़ा सा चाकू था। वो उस चाकू की मदद से छत पर ही बने एक कमरे का दरवाजा खोलती है तो उस कमरे के अंदर एक अजीब ही माहौल था। पूरा कमरा रेड कलर की रोशनी में डूबा हुआ था और वहाँ पर बहुत सारी मदर बुद्धा की मूर्तियाँ रखी हुई थी। शायद ये वही मूर्तियाँ थी जिन्हें हटाने की बात थोड़ी देर पहले हमने सुनी थी। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि रोनन भागती हुई उस कमरे में पहुँचती है और पाती है कि डोडो उस कमरे में बैठी है और उसके हाथ में एक वीडियो कैमरा है और उसमें वो एक वीडियो देख रही है। शायद ये उसी टनल का वीडियो है जिसे 6 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। रोनन जल्दी से उसके हाथ से कैमरा छीन लेती है और उसको डांटती हुई वहां से ले जाती है। अचानक डोडो की तबीयत खराब होने लग जाती है। उसकी माँ रोनन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पता चलता है कि वो पैरालाइज हो चुकी है। हॉस्पिटल में रोनन और डोडो से मिलने के लिए फॉस्टर होम से मिस्टर मिंग और मिस सिया आती है। मिस्टर मिंग रोनन को एक ताबीज़ देते हैं जिस पर डोडो का नाम लिखा होता है। उस ताबीज़ को देखकर रोनन जैसे परेशान सी हो जाती है और अगले ही सीन में फॉस्टर होम के स्टाफ मिस सिया को देखते हैं। उसको देखकर ऐसे लगता है कि कोई दूसरी शक्ति उसे कंट्रोल कर रही है। पिघला हुआ कांच अपने मुंह में डालकर खुद को मार डालती है। धीरे धीरे डोडो की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। फॉस्टर हाउस इन सब का ब्लेम रोनन पर लगाता है और उससे कस्टडी वापस ले लेता है। लेकिन रोनन को अच्छे से पता है कि डोडो की मदद ना तो फॉस्टर हाउस और ना ही हॉस्पिटल कोई नहीं कर सकता। डोडो की मदद सिर्फ रोनन ही कर सकती है क्योंकि उसे मदर बुधा का श्राप लगा है और अगले दिन वो अपनी ही बेटी को हॉस्पिटल से अगवा कर लेती है। जब रोनन डोडो को अगवा कर रही थी ठीक उसी टाइम पर मिस्टर मिंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और मिस्टर मिंग भी रोनन की मदद करते हैं क्योंकि डोडो और रोनन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। रोनन मिस्टर मिंग से सारी स्टोरी बताती है। उसके बाद मिस्टर मिंग उन दोनों को एक टेंपल में लेकर आते हैं। टेंपल में 2 लोग मौजूद होते हैं।
उनका कहना है कि डोडो का एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा और ये रिचुअल 7 दिनों तक चलेगा। और इस रिचुअल का एक स्ट्रिक्ट नियम यही है कि अगले 7 दिनों तक डोडो कुछ भी नहीं खा पी सकती है। सुनने में तो ये आसान लग रहा था, इसलिए रोनन हाँ कर देती है, लेकिन 1 से 2 दिन बीतने के बाद ही डोडो की हालत बहुत खराब होने लगती है। डोडो की बॉडी जैसे कि सड़ने लगी थी। कुछ फ्लैश ईटिंग बैक्टीरियाज की वजह से उसकी बॉडी में जगह जगह होल्स बन गए थे। ये सब कुछ देख पाना रोनन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो हार मानकर एक पाइनएप्पल का टुकड़ा डोडो को खिला देती है। लेकिन पाइनएप्पल खाने के बाद डोडो की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। रोनन को रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है, इसलिए वो डोडो को वॉमिट करवाती है। डोडो की वॉमिट में पाइनएप्पल के टुकड़ों के साथ कैटरपिलर भी दिखाई देता है। ये सब देखकर रोनन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उसे जल्दी से उस टेम्पल में लेकर जाती है। रोनन जब टेम्पल पहुंचती है तो देखती है कि प्रीस्ट ऑलरेडी मर चुका है और उसकी पत्नी पर भी कर्स का असर हुआ है। उसकी भी बॉडी जगह जगह से सड़ रही है। वो रोनन से कहती है कि तुमने डोडो को पाइनएप्पल खिलाकर अच्छा नहीं किया, अब इसका अंजाम भुगतो। ये कहने के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है और उस टेम्पल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाते हैं। लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं, मदर बुद्धा की मूर्तियां आगे पीछे घूमने लगती हैं और डोडो जो कि व्हील चेयर पे बैठी थी, उसका व्हील चेयर ऊपर आसमान में यानी सीलिंग के पास उड़ने लगता है। डोडो उस व्हील चेयर से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। रोनन डोडो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि डोडो अब कोमा में जा चुकी है। दूसरे तरफ मिस्टर मिंग ये डिसाइड करता है कि वो कैमरे के फुटेजेस के बारे में पता लगाएगा। वो रोनन से वो वीडियो कैमरा भी लेकर जाता है और उसे पता चलता है कि उस वीडियो कैमरा से बहुत सारी फुटेजेस डिलीट हो चुकी हैं। वो उसे ठीक कराता है और उसके बारे में काफ़ी कुछ पता करता है। वो रोनन को फ़ोन करके बताता है कि वीडियो में जो हैंड सिंबल दिखाया गया है वो बुद्धिज़्म के हैंड सिंबल का बिल्कुल ऑपोजिट है। बुद्धिज़्म में जो हैंड सिंबल बनाया जाता है उसका मतलब होता है कलेक्ट करना, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है, इसका मतलब है स्प्रेड करना। और वीडियो कैमरा में वो जो लड़की थी या फिर उस गांव के लोग जिनके शरीर पर किसी तरह के मंत्र लिखे हुए थे, वो एक्चुअली एक प्राचीन लैंग्वेज है जिसे इस दुनिया में सिर्फ यूनानी मॉन्क्स ही पढ़ सकते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर मिंग को यूनान में देखते हैं। वो कर्स के बारे में पता लगाने के लिए उन मॉन्क्स के पास पहुंच गया है। हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे मिस्टर मिंग इस कर्स के बारे में पता लगा रहा है, उसकी भी तबीयत खराब होते जा रही है। वो एक वीडियो मैसेज रोनन को भेजता है और बताता है कि उसने कर्स के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है और उसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो रोनन को फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो वापस ना आ सके। वो इस मैसेज में रोनन से माफ़ी भी मांगता है क्योंकि उसने ही रोनन के खिलाफ कंप्लेन की थी। वो डोडो से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और रोनन को एक अच्छी माँ नहीं समझता था, लेकिन लेटर ऑन उसे ये रियलाइज़ हो गया कि रोनन एक अच्छी मदर है। तभी थोड़ी देर बाद मिस्टर मिंग को डोडो की तरह ही सीलिंग पर कुछ दिखाई देने लगता है। वो उससे बात करने लगता है और थोड़ी देर बाद अपना सर डेस्क पर पटकने लगता है और अपना नाम लेते हुए वो तब तक अपना सर पटकता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। और ये वीडियो मैसेज जो रोनन को मिल जाता है और ये सब कुछ देखकर रोनन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अगले दिन न्यूज़ पर एक खबर आती है कि गांव की वही लड़की जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, वो हॉस्पिटल के गेट के बाहर बिना कपड़ों के बेहोशी की हालत में मिली है और ये पता चलता है कि उस गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है बिल्कुल बिगनिंग वाले सीन पे, जहां वो हमसे फिर से वही प्रेयर दोहराने के लिए कहती है और साथ ही उस टनल वाला वीडियो भी हमें दिखाती है। इसके बाद हमें टनल का वीडियो दिखाया जाता है। टनल के अंदर डॉम और युआन गए हुए थे। युआन के हाथ में कैमरा था और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। टनल के अंदर अंधेरा था और कई जगह पे बहुत सारे मिरर रखे हुए थे। इसके अलावा ह्यूमन फ्लेसेस यहाँ वहाँ पड़े हुए थे और चढ़ावे के तौर पर बाल और इंसानी दांत और कई अजीब चीज़ें भी दिख रही थी। वहाँ पर मदर बुद्धा और उसके अलावा बच्चों की भी मूर्तियाँ थी।
युवान और डॉम ने उन मिरर्स को तोड़ दिया और टनल में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है जिस पर वही प्रेयर लिखा हुआ था। ये दोनों उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं जहाँ एक बड़ी सी मूर्ति थी जिसके कई हाथ थे और उसके चेहरे पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। ये मूर्ति मदर बुद्धा की थी। डॉम मूर्ति पर से वो कपड़ा हटा देता है और कपड़ा हटाते ही जैसे वो किसी शक्ति के वश में चला जाता है। वो पलटकर युवान से पूछता है, मेरा रियल नाम क्या है? युवान भी डर जाता है और डरते हुए आंसर करता है कि तुम्हारा असली नाम चांग ली तंग है। ये सुनते ही डॉम अपना सर दीवार पर पटकने लगता है और युवान जब उसे अपनी ओर खींचता है और उसकी तरफ देखता है तो डॉम का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके चेहरे पर भी बहुत सारे होल बन गए थे जैसे कि वो सड़ चुका हो। इसके बाद डॉम युवान पर हमला कर देता है। युवान बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। डॉम उसका पीछा करता है और टनल की सारी चीज़ें अचानक ही टूटने और बिखरने लगती है। युवान किसी तरह से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है लेकिन डॉम मारा जाता है। इसके बाद ली रोनन अपने वीडियो में बताती है कि मिस्टर मेंग यूनान के मॉन्क से मिलकर आया था और यूनान के मॉन्क्स ने ये बताया था इस धर्म को साउथ ईस्ट एशिया और यूनान के लोग मानते हैं। वो लोग मदर बुद्धा की पूजा करते हैं और डॉम और युवान के गांव वाले भी इसी धर्म को फॉलो करते थे। इस धर्म के अनुसार अगर आप इस तरह से हैंड पोस्चर बनाते हैं और इस मंत्र को पढ़ते हैं तो आप अपने लिए ब्लेसिंग्स कलेक्ट करते हैं और इस ब्लेसिंग से आपकी किसी भी तरह की मुसीबत से आपकी सुरक्षा होती है। इसके बाद ली रोनन हॉस्पिटल पहुंचती है। डोडो की हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके बाद रोनन उसी गाँव वाली लड़की से मिलने जाती है जो कि उसी हॉस्पिटल में एडमिट है और बेहोश है। पहले तो रोनन उसके पास जाकर उसके चेहरे पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ती है और फिर एक नाइफ से उसके दूसरे कान को भी काट लेती है। उसके बाद वो डोडो के सारे कपड़ों को पैक करके फॉस्टर हाउस में दे देती है। उसके बाद वो घर आकर अपने शरीर पर बिल्कुल उसी तरह से मंत्रों को लिखती है जैसा कि उस गांव वाली लड़की के शरीर पर लिखा हुआ था। इसके बाद वो उसी टनल में पहुंचती है। उसके बाद रोनन अपनी बेटी डोडो के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। इस वीडियो में वो अपनी बेटी डोडो से माफ़ी मांगती है। उसे लगता है उसकी वजह से डोडो ने काफ़ी कुछ परेशानियां झेली है। उसके बाद वो डोडो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने ओरिजिनल नाम को भूल जाए और आगे से यूज़ ना करे और साथ ही ये प्रॉमिस भी करती है कि उसकी माँ सब कुछ ठीक कर देगी। इसके बाद रोनन सालों बाद उसी टनल में पहुंचती है जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। उस टनल के अंदर मदर बुद्धा का जो भी चढ़ावा था वो यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था जिसे रोनन सही ऑर्डर में लगा देती है। जितने भी वहाँ मिरर्स थे रोनन उन सबको तोड़ डालती है। हम देखते हैं कि इस टनल के कर्स का असर रोनन पर होने लगता है। उसका शरीर भी धीरे धीरे अब सड़ने लगा है। इसके बाद रोनन कैमरे में हम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती है कि हम उसी तरह से हैंड सिंबल बनाएं और उन प्रेयर्स का चैंट करें। इसके बाद रोनन एक वीडियो प्ले कर देती है। ये वीडियो उन्हीं यूनानी मॉन्क्स का है और मॉन्क्स बताते हैं कि इस सिंबल का एक्चुअल मीनिंग ब्लेसिंग इकट्ठा करना नहीं है। मॉन्क्स बताते हैं कि इस धर्म को मानने वाले लोगों का कहना है कि जो कोई भी इस तरह से हैंड सिंबल बनाकर इस प्रेयर्स को पढ़ता है वो इस कर्स को दूसरों तक ट्रांसफर करता है ताकि वो खुद इस कर्स से बच सके। ये सिंबल जो थ्रू आउट द मूवी हमें बार बार दिखाया गया है, ये सिंबल इस कर्स को लार्ज स्केल पर फैलाने में हेल्प करता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति पर कर्स है और वो जितना ज़्यादा इस कर्स को दूसरों तक फैलाएगा वो उतने ही जल्दी उससे मुक्ति पाएगा। और इसके अलावा मदर बुद्धा के स्टैचू में मदर बुद्धा का फेस वो एक अहम हिस्सा है कर्स को फैलाने में, इसलिए उस चेहरे को हमेशा ढक कर रखा जाता है। इस वीडियो में हम मंक्स के साथ रोनन को भी देखते हैं। वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। इसका ये मतलब है कि रोनन को बहुत पहले से सारी चीज़ें पता थी और वो अपनी बेटी के ऊपर से कर्स को हटाने के लिए इस कर्स को दूसरों तक फैला रही थी। वो इस वीडियो के माध्यम से हम व्यूअर्स को टनल का वीडियो दिखा रही है
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये कर्ज फैल सके। मूवी की स्टार्ट में रोनन ने अपने घर वालों, अपने पहचान के लोगों, पुलिस ऑफिसर्स, इन सबको भी ये वीडियो दिखाया था ताकि वो खुद की जान बचा सके। और 6 साल के बाद आज भी रोनन वही कर रही है। बाद वो वीडियो ख़त्म हो जाता है और ली रोनन हम व्यूवर्स से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अपनी बेटी डोडो को बचाने के लिए उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। एक बार फिर से माफ़ी मांगते हुए रोनन अपने आँखों पर एक लाल कपड़ा बांध लेती है और मदर बुद्धा के चेहरे से वो लाल कपड़ा हटा देती है। मदर बुद्धा की चेहरे की जगह पर एक होल है जो कि बिल्कुल टनल की तरह दिख रहा है और अंदर से बहुत छोटे छोटे से होल्स बने हुए हैं, जैसा कि कर्स्ड इंसान के शरीर पर सड़न के टाइम होल्स बन जाते हैं। इसके बाद रोनन के ऊपर भी कर्ज का असर हो जाता है और वो भी अपना सर नीचे पटकने लगती है और सर पटकते पटकते ली रोनन अपनी जान दे देती है। और मूवी के आखिरी सीन में हम उसकी बेटी डोडो को बिल्कुल सही हालत में देखते हैं, यानी कि ली रोनन ने जो कुछ भी किया था उसका असर डोडो पर हुआ और डोडो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो ये मूवी बेसिकली एक रोनन नाम की औरत की थी जो अपने 2 दोस्तों के साथ एक गांव पहुंची थी जहां एक ऐसा कर्ज जो सालों से एक टनल के अंदर कैद था और वहां गांव के लोग अपने रिचुअल्स, चढ़ावा, बलिदान इत्यादि से मदर बुद्धा को शांत रखते थे और बदले में मदर बुद्धा गांव के लोगों को प्रोटेक्शन प्रदान करती थी। और जब इन लोगों ने उस टनल को तोड़ दिया तो वो श्राप उस टनल से बाहर निकलकर पहले तो गांव में फैला और वो वीडियो कैमरा जिसे गांव की लड़की रोनन को देना नहीं चाहती थी, लेकिन रोनन ने उसे अपने पास रखा और फिर शहर तक भी फैलाया। रोनन ने अपनी बेटी का नाम भी मदर बुद्धा को चढ़ाया था, जिस वजह से उसको भी ये श्राप लगा था। और अपनी बेटी को बचाने के लिए रोनन ने इस श्राप को, इस कर्ज को बहुत फैलाया और साथ ही खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये थी इस मूवी की कहानी। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय।